जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको संकल्प परिवार में। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम बहुपद। पहले वीडियो में आपने देखे थे वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें नंबर किस आधार पे बांटा गया। नंबर के प्रकार आप देख रहे थे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। उसके के आधार पे आपने ये भी देख रहे थे, जिस प्रकार आगे बढ़ रहे थे जोड़ की प्रक्रिया उसी में आ रहा था, और पीछे जो आ रहे थे उसे घटा की प्रक्रिया हम देख रहे थे। और उसमें भी देख रहे थे क्रमागत के रूप से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 तो गुना जो वही आ रहा था, और उसमें भाग देने की प्रक्रिया हमने देख रहे थे, भाग भी। अर्थात हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या के आधार पे आपने जोड़, घटा, गुना, भाग और उसके बाद भिन्न का भी जोड़ घटा गुना भाग सीखे थे। और जो था क्या कहते हैं, ये दशमलव का, दशमलव में भी जोड़ घटा गुना भाग उसी प्रकार होता है। तो मुख्य होता है जोड़ घटा में हमने वास्तविक संख्या में सीख लिए, परिचय सीखे, लेकिन पहले आप जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे बहुपद। बहुपद जो किस प्रकार से हमारे सामने आता है, क्या है ये बहुपद, क्यों नाम पड़ा इसका बहुपद, ये सब आज चर्चा करेंगे। क्रैश कोर्स की ही भांति ये पूरा हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बताएंगे आपको बीजीय अर्थात ये क्या होती है। बीजीय गणित। बहुपद में ये बीज गणित जो है, अर्थात बीज, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बीज गणित में चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये चर होती क्या है, तो आप इंग्लिश में जिस अल्फाबेट को पढ़े हैं, ABCDEFGH, इस तरह से A to Z, उस सब को हम चर के रूप में रखते हैं। किनको? चर के रूप में, अर्थात A to Z क्या है हमारा? चर। अब ये चर क्यों है? चर इसलिए हम, ये सिंबॉलिक है, जिसको हम एक रख देते हैं तो उसमें एक ही जगह पे कुछ भी मान आ सकता है नंबर के आधार पे, अर्थात संख्या के कुछ भी आ सकते हैं। और अचर जो होते हैं, जो हमारा नंबर है, जिसे 1 से 9 तक बोल सकते हैं, अचर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। 1 से 9 तक को क्या कहते हैं जी? अचर। अर्थात अल्फाबेट हमारे चर हुए और संख्या, नंबर क्या हुए हमारे? अचर। तो ये दोनों की भूमिका बीजगणित में होती है, और इसके आधार पे हम पढ़ेंगे आज बहुपद। अब बहुपद क्या होती है, आपने पहले पढ़े थे समांतर श्रेणी में, कुछ परिचय हमने दिए थे PYQ के आधार पे। उसमें ये बताए थे कि जितने भी समांतर श्रेणी में नंबर आते हैं उसे पद कहते हैं। पद कहते हैं ना। तो आगे जो है हमारा बहुपद कैसे बनता है, इसको हम देखते हैं क्या। तो बहुपद कैसे बनते हैं, आप सबको पता है बहुपद क्या होती है? बताओ जी, कई नाम सुने ये बहुपद? जैसे नंबर सिस्टम में आपने देखे थे कि जितने भी संख्या के आधार पे आता था उसको हम तो पद कह सकते हैं। यदि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 + 2 = 4, 4 जो है एक ही पद में आया ना, आया कि नहीं आया? एक ही पद में, अर्थात नंबर का कुछ भी चीज आता है तो उसको हम एक ही पद में कहते हैं। आता कि नहीं आता? एक ही पद में। लेकिन ये बहुपद जो है, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन। तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पदों में बढ़ोतरी होना चाहिए। एक से अधिक पद, क्या एक से अधिक पद होगा उसी को बहुपद कहेंगे।
लेकिन क्या सच में एक से अधिक पद हो सकता है? आज हम वही देखेंगे, उसी को समझेंगे आज बेहतर रूप से। देखिए, नंबर के आधार पे कुछ भी अंक को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हमारा एक ही पद आ रहा है। आ रहा है ना? क्या आ रहा है? एक ही पद आ रहा है। ये तो बहुपद है नहीं। तो बहुपद होने के लिए चर और अचर दोनों की होना आवश्यक है। क्या चीज? दोनों की होना आवश्यक है। यदि चर रहे अचर रहे या ना रहे, लेकिन चर होगा तो अचर उसके साथ अवश्य होगा। चर तो उसका अचर चर का पूरक है। अचर चर का पूरक है। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है। अब एक्स प्लस वन लिख देते हैं हम। क्या इसको हम फिर से योग करके कुछ लिख सकते हैं? वन एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना? अर्थात ये जो हमारा है एक्स प्लस वन, ये बहुपद के रूप में है ना। अर्थात एक पद और एक पद, ये बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? लेकिन ये बहुपद एक्स प्लस एक क्यों लिखे? बहुपद का कार्य यहां क्यों आया? क्या है मैथ का उपयोग हमारे जीवन में? बोलिए, बहुपद क्यों आया? एक्स क्यों रखे? कुछ ऐसी समस्या आता होगा जहां मान लीजिए दो समान आपने लिए, एक का मूल्य आपको पता है, दूसरे का मूल्य पता नहीं है, लेकिन जितना मूल्य आपने दिए दोनों का वो पता है, तो आप एक मूल्य का ज्ञात कर सकते हैं ना? एक का मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए सेब था, आपको 100 रुपया में दिया था केजी, ठीक। और अनार का आपने पूछे नहीं। सेब 100 रुपये दिए और अनार आपने पूछे नहीं, ठीक है। वहां हम एक्स लिख सकते हैं ना? अनार यदि पूछे नहीं तो एक्स पता नहीं है हमको। जब पता नहीं वाट भी दे सकते थे, लेकिन एक्स यथार्थ चर देना अनिवार्य है। और आपने रुपया कुल दिए 160, तो आपको तो ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि 160 रुपया कुल लिया, 100 सेब का हुआ, तो इसका मतलब है कि अनार का कितना रुपया दिया हमने? 60 रुपये दिए। तो यही चीज आपको मैथ बनाती है। अर्थात जैसे यहाँ एक्स 100 प्लस एक्स बराबर 160 है, तो एक्स बराबर कितना होगा? कभी कभी आप जानते हैं कि प्लस यदि इस साइड रहता है और बराबर के उस साइड करना पड़ता है हमको, क्या होता है? प्लस का माइनस होता है। तो 160 में ये 100 क्या करना होगा हमको? माइनस करना होगा। कितना बचा एक्स का मान? 60 रुपया। ये हम नियम से जाने, लेकिन अपने मुंह में आप ने तो ऐसे ही निकाल दिए थे, क्योंकि वो करते आ रहे थे। तो मैथ भी हमारे जीवन में उपयोग होते आते हैं, लेकिन बस हम समझते हैं कि नहीं कि मैथ का उपयोग होता है। आपको सिर्फ मानना पड़ता है, ऐसे आपको लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको ये बहुपद क्यों आया? अब मान लीजिए कुछ अंक हमने यहाँ पे जोड़ दिए, कुछ अंक जोड़ दिए। जैसे मान लीजिए 10 प्लस 6 बराबर 16 है। ये तो बहुपद है ना? ये तो बहुपद है। लेकिन यदि आप ये देख रहे हैं कि 10 प्लस 6 बराबर 16 है, लेकिन यहां से हम एक को गायब कर देते हैं। गायब क्या कर देते हैं? 10 के जगह हम कुछ और अंक रख देते हैं। जैसे एक्स रख दिए, एक्स चर रख दिए, एक्स प्लस 6 बराबर 16। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स का मान क्या होगा जो 6 में जोड़ने के बाद 16 आ जाए? 6 में जोड़ने के बाद क्या आएगा? तो आप क्या करते हैं? 16 में 6 घटाते हैं कि नहीं घटाते? बताइए तो 16 माइनस 6 बराबर 10। यही तो है हमारा एक्स का आने की क्रिया। अर्थात बहुपद क्यों बन रहा? कुछ चीज मिसिंग होने के होता था, और उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या रखते थे? एक्स। और वही एक्स किस रूप में आ गया? बहुपद के रूप में। किसके रूप में? बहुपद के रूप में। तो आपको ये समझ में आ रही है कि एक्स प्लस 6 बराबर 16 था, तो ये प्लस को हमने 6 इधर माइनस में लाए ना, क्योंकि बराबर के इस साइड उस साइड। तो ये हम कुछ नियम है लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यदि प्लस है और इधर बराबर के इस साइड करना होता है, क्या करना पड़ता है? माइनस। क्योंकि जितने अंक जोड़े थे उतना ही ना घटाइएगा जो किसी का मूल्य ज्ञात होगा। और उसी प्रकार आगे जो है, यदि आपने गुणज किए हैं, गुणज किए हैं, तो उसका क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? भाग। अब ये क्या है भाग करने की नियम? अब मान लीजिए 5 पंटकिया हमको दिया गया है। कितने पंटकिया? 5। तो टोटल कितना होता है बाबू? 25। लेकिन उसमें हमको ज्ञात नहीं है कि कितने पंटकिया है। कितने पंटकिया है हमको ज्ञात नहीं है, तो हमने एक्स मान रख सकते हैं। एक्स रख सकते हैं कितना है।
और x गुणज 5 है बराबर हमको 25 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे ना, इसमें जो गुणज में था उसको क्या करेंगे, भाग देंगे, अर्थात x बराबर 25/5। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 5। तो यानी कहने का मतलब ये है कि गुणज में भी हम बहुपद दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना। मिसिंग वर्ड को ज्ञात करने के लिए हम चर की आवश्यकता लेते हैं, चर का उपयोग करते हैं, और इसी को हम बहुपद का उपयोग में सीखेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़े इस पे। देखिए अब यहां जो है जीरो के आधार पे या शून्य से जब ऐसे स्टार्ट हम करते हैं चर और अचर का संबंध, मान लीजिए यहाँ x बराबर हम 3 लिख दिए, x बराबर 3 लिख दिए, तो अब हम इसे बहुपद ज्ञात करना है या बहुपद निकालना है, कैसे होगा बताइए। x बराबर 3, ये बराबर के उस साइड है 3, तो बराबर के साइड हम कर सकते हैं जी, x माइनस 3 बराबर 0 होगा, और ये हमारा बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है ना, बिल्कुल सही बात है, बहुपद है। ठीक, और उसी प्रकार यदि एक ये बहुपद है, x बराबर यदि कहता है हमको 1 है, तो यहाँ भी बहुपद आ सकता है x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि ये बराबर के साइड ये था, कुछ नहीं तो प्लस रहता है ना, आपको पता है। और जब बराबर से उधर से इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, अर्थात x माइनस 1 बराबर 0। इतना आप समझ में आ रहा है आपको कि हम x का संबंध किस प्रकार स्थापित कर रहे हैं। कोई मिक्सिंग वर्ड को, मिसिंग संख्या को लाने के लिए हम क्या चीज का यूज कर रहे हैं, चर का। x भी हम दे सकते हैं, a भी दे सकते हैं, b दे सकते हैं, c d e f g यानी a to z तक दे सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से x y a b c d का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। देखिए बहुपद आपको पता होगा, जैसे बहुपद तो ये नाम तो पड़ गया, इसका तो बहुपद कह सकते क्योंकि जिसमें चर और अचर भाग ले रहा है उसमें उसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन बहुपद का कुछ नाम है, क्या नाम है, किसके आधार पे नाम है, ये जानते हैं। देखिए आप यदि x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए, ये भी बहुपद है हमारा, है कि नहीं है जी, ये भी है। उसी प्रकार यदि गुणज के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड दे दे, ये भी बहुपद है। एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 3 नहीं, एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 बराबर 0 यदि दे दिए तो ये भी बहुपद है, क्योंकि एक से अधिक जैसे ही हुआ क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। तो अब बहुपद का नाम पड़ता है, नाम किसके आधार पर पड़ता है, तो आपको हम बता दें बहुपद का नाम घात पे पड़ता है। किस पे पड़ता है बाबू, बहुपद का नाम किस पे पड़ता है, घात के आधार पर। ये घात क्या है, घात क्या है बताइए आप, घात क्या है। घात किसी भी चर का पावर घात होती है, और उसमें जो श्रेष्ठ हो, कहने का मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है इसका घात यदि कुछ नहीं तो 1 है ना जी, यानी इसका घात कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए सबसे हाई लेवल पे कौन है, 2 है ना, अर्थात 2 इसका घात है। और यहाँ कितना घात है सबसे अधिक, 3 है। तो इसी को घात कहते हैं और इसी के आधार पे नाम पड़ता है, यानी चर के घात का आधार पे नाम पड़ता है, उसी को हम बहुपद के रूप में देखते हैं। और बहुपद चर के आधार पे जब घात के आधार पे नाम पड़ता है, तो घात में अब क्या, यदि एक घात रहता है तो उसको रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रैखिक। रैखिक मतलब समझ रहे हैं ना आप, रैखिक यानी एक घात है, कितना घात है, एक घात है। अब घात के आधार पे यदि 2 है तो द्विघात होगा ना बाबू, द्विघात यानी चर का पावर 2 रहेगा, अधिकतम तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, होगा कि नहीं जी, बिल्कुल होगा। और उसके बाद चर का घात यदि 3 होगा तो त्रिघात, और चतुर्घात भी लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से पावर के आधार पर नाम पड़ता है बहुपद का। एक घात वाले बहुपद रैखिक कहलाते हैं, 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, और त्रिघात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो ये आपको समझ में आ गया इतना तक।
किसके आधार पे नाम? अब बहुपद नहीं होने की क्रिया, अब यह कहेगा कि बहुपद का नाम तो आपने देखे थे कि घात के आधार पे होता है, उसी प्रकार बहुपद कौन नहीं होगा? अब देखिए बहुपद कौन सा नहीं होगा, बहुपद कौन सा नहीं होता है? अब कभी भी चर, अब देखिए ये जैसे मान लीजिए चर है और यहाँ पे हमने -1 दे दिए, +2 दे दिए बराबर 0। अब जिसका नाम घात पे पड़े और वो भी ऋणात्मक में हो जाए, वह ऋणात्मक रैखिक समीकरण बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि पावर के ही आधार पे नाम पड़ता है। किसके आधार पे? ए बाबू क्या है ये? ऐसा ही आदत रखते हो? समझा करो ना, हल्ला गुल्ला करने शुरू कर देते हो। अब ऐसे आते हैं डिस्टर्ब होते हैं ना, तो फिर हमने क्या बताया अभी बताओ तो, बोलो हमने क्या बताया? क्या बताया हमने? हमने ये बताए कि बहुपद किसके आधार पे नाम पड़ता है? बहुपद का नाम किसके आधार पड़ता है? घात के आधार पे। घात में कैसे? तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दो घात वाले को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद। उसी प्रकार जैसे जैसे घात बढ़ते जाएगा उस तरह से उसका नाम आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है? तो अब कहता है बहुपद क्या नहीं हो सकता है? जैसे यहां हमने लिख दिए x इनवर्स 1 +2 बराबर 0। अब इसका घात -1 में दिया गया है, किसमें बाबू? -1 में या माइनस में दिया रहे, तो जब इसका पावर ही निरात्मक है और उसका नाम उस घात के ही आधार पे होती है, क्या ये बहुपद के रूप में स्वीकार करेगा कोई? अरे लड़का, कोई बहुपद के रूप में स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, अर्थात ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसका नाम किसके आधार पर पड़ता था? घात के आधार पर, और घात कहाँ है? ऋणात्मक में है। और उसी प्रकार पहला एक समझ में आ गया, यानी चर का घात किसमें नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होती है, या नहीं होना चाहिए, या नहीं होती है। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद होने का शर्त यही है ना, क्योंकि जब पावर के आधार पर नाम पड़ रहा है उसमें ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब ऋणात्मक यानी घात के ही आधार पर नाम पड़ रहा है, तो फिर यदि हम लिख देते हैं √x, अब यहाँ भी इसी पावर के ही आधार पर हो रहा है ना बाबू, कि √x हम लिख दिए, +2 लिख दिए, बराबर 0 लिख दिए। अब इसको क्या हम मानेंगे? क्या घात इसका बाहर निकल पाएगा? √x बाहर निकलेगा, यानी चर जो है क्या रूट से बाहर निकल पाएगा? और इसका नियम में है, आपको पता होगा, जैसे √x² रहता तो एक घात दो घात यहाँ पर है, एक बाहर निकलता तो उसको रैखिक नाम रख सकते थे, एक, क्योंकि एक निकल जाता, एक निकल जाता ना। लेकिन अब जो है ये x सिर्फ है, x यानी रूट जो है, रूट के अंदर क्या है? x है, तो ये बाहर भी नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो यानी चर का घात, चर क्या चीज नहीं होना चाहिए? चर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक? क्योंकि ये दोनों जो कार्य है ये घात पे ही प्रभाव डालता है, रूट भी घात पर ही प्रभाव डालता है और एक्स इनवर्स भी घात ही है, ठीक है? तो इस प्रकार से बहुपद के दो शर्त होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछ सकते हैं, या तो सब्जेक्टिव में तो दिया जाता ही है 2 नंबर का, तो इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि बहुपद किसके आधार पे नाम पड़ता है? घात के आधार पे। तो घात में तो कोई परिवर्तन नहीं सहेगा नहीं, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, घातिक रूट जो है किस पे प्रभाव करता है? घात पे ही, इसलिए चर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? चर रूट में नहीं होना चाहिए। रूट से बाहर निकाल दो, यदि √x² था तो यहाँ x बाहर निकल जाता, ये घात एक हो जाता इसका, इसलिए इसका नाम पड़ जाता, लेकिन इसका नहीं, ठीक है? क्योंकि इसका कौन सा नाम बताओगे?
बताओ, यदि रूट एक्स प्लस 2 है, इसको कौन बहुपद कहेंगे बताओ? है कोई जवाब? बोलो जी। है जवाब? नहीं है ना। इसीलिए जब इसका जवाब है ये नहीं, कौन सा बहुपद है, फिर ये बहुपद है नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़े हम। चलो, अब आपने इसका संबंध देख लिए किस प्रकार से पावर के आधार पे नाम पड़ा है। अब आगे जो आता है, देखिए, मान लिए हमने x बराबर 1 है, माने क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने रख लिए x बराबर 1, दूसरा x बराबर 2 रख दिए। अब इसका क्या संबंध होता है हम दिखाते हैं आपको। अब x माइनस 1 आएगा ना इधर, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? और इधर कर लेंगे इसको x माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा बहुपद बन रहा है ना। लेकिन अब जो है ये जो है दो बहुपद हैं, दो बहुपद है। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, गुणज करते हैं। अब गुणज करते हैं, जैसे इसके 0 बराबर 0 है, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि 0 को गुणज करने पे क्या आता है? 0 आता है ना, इसलिए हमने इसको और इसको दोनों गुणज कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बराबर 0। अब ये गुणज करने का नियम हम आपको बताते हैं। आपने गुणज तो वो तो साधारण था, तो आपने जानते हैं, लेकिन इसमें जो है अधिकतर बच्चे नहीं समझ पाते ये गुणज कैसे किस तरह से किया जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो मान जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, इतना तक है। अब इसका गुणज करने का क्या रीजन है, गुणज किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए ये आपकी क्या है, मामा मामी, मामा मामी या चाचा चाची भी बोल सकते हैं, और कहीं गए मम्मी पापा से मिलने, मम्मी पापा से मिलने गए, मान लीजिए ये मामा मामी और ये पापा और मम्मी दोनों हैं, मिलने आए। तो मिलने आए तो क्या पहले किससे मिलेंगे? पावर वाले व्यक्ति से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हमारे समाज में ही नियम है, सबसे बड़े आदमी से पहले मिलता है। तो जैसे एक्स आया, एक्स किससे मिलेगा? अर्थात मामा आए तो पहले पापा से मिलेंगे, तो पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बाबूजी? यानी पुरुष का पावर बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर होगा। तो उसके बाद जो है, जैसे ही ये फिर किन से मिलेगी? मम्मी से मिलेगी, तो पावर तो नहीं बढ़ता, लेकिन साथ अवश्य हो जाता था 2x। जब समान जाति के हैं तो पावर बढ़ गया, लेकिन आंकिक था तो गुणज में रूप में रह गया, पावर नहीं बढ़ा। और उसके बाद जो है ये इन्हीं से मिलेगा तो भी पावर नहीं बढ़ा ना, नहीं बढ़ा। और फिर इसको इनसे मिला दिए तो हमने देख लिया पावर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो गुणज में आ गया, अर्थात 2 गुना 1 आया ना जी। यदि समान समान रहता तो पावर बढ़ता, लेकिन यहाँ गुणज में है तो अंकित के रूप में तो अंकित लिखना पड़ेगा। वही यदि 2 लिख देते, या मान लीजिए यहाँ पे भी 2 यहाँ भी 2 रहता, पावर बढ़ जाता, पावर हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है ना। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस 2x है, माइनस x है, यानी एक है x है, तो 2x माइनस एक एक्स में क्या बचेगा? एक एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। यदि आपके पास 5 रुपया है और कर्ज 3 रुपया लिए हैं, तो 3 रुपया वापस कीजिएगा तो 2 रुपया बचेगा। वही प्रकार यहाँ है कि 2x आपको प्लस में है और एक एक्स माइनस में है, तो 2x में से एक एक्स तो किसी को देना ही होगा ना, माइनस के लिए दीजिएगा, एक एक्स बचेगा। और उसके बाद माइनस 2 इंटू 1 तहत माइनस 2 बराबर 0। अब ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, क्योंकि दो घात है ना इस पे, गुणज होने के बाद क्या हो गया? द्विघात बहुपद। और बहुपद का यही नियम है। बहुपद हमने किस प्रकार निकाले? x का मान 1 रखे थे, x का मान 2 रखे थे, और उनको गुणज किए, गुणज करने के बाद क्या आ गया?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसे हम बहुपद कहते हैं। और कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। तो बहुपद का परिचय आपने पा लिए। अब तो यहाँ बहुपद की परिचय आपने पा लिए, लेकिन अब ये है कि बहुपद को हम बनाते कैसे हैं, x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं या ए बी का मान निकाल सकते हैं, कैसे उसको कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब वो भी देख लेते हैं। अभी हमने लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इतना था ना। अब कहेगा कि इसमें x का वैल्यू क्या है, क्या मान रखा जाए जो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, तो क्या मान रखा जाए जो x का वैल्यू हो, यहाँ पे जोड़ घटा करके गुना 0 हो जाए। अब इसको निकालने की दो विधि होती है। कितनी विधि? दो विधि। एक तो पहले इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड पहले गुना करके उसके बाद खंडन करेंगे। तो 2x को यदि गुना करते हैं 2x स्क्वायर होता है जी, और प्लस माइनस करके x पुराना पड़ता है। अब इसको तोड़कर मान लीजिए यहाँ 2x गुणज x है, और इसको प्लस माइनस करके कितना हम कर लेंगे, x आ जाएगा ना। अभी दो में से हम एक x घटाएंगे तो क्या, 2x में एक x घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक x बचेगा ना, और एक x ही हमको पुराना है ना बीच का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। क्या जी, इतना तक समझ में आया आपको? बस यहाँ समझिए कि ई एक्स को हमको लाने के लिए, इनसे संबंध स्थापित करने के लिए हमने क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड किसके आधार पे किए? तो गुणज करके किए, गुणनखंड करके किए दोनों को, ताकि इन दोनों के संबंध में हो। इनके दोनों में एक्स स्क्वायर और माइनस 2 के संबंध में हो, नहीं तो हल नहीं होता। तो और एक्स स्क्वायर और 2 के संबंध में जब हमने गुणज करके निकाले, नहीं तो आप कुछ भी यहाँ लिख सकते थे कि भैया एक्स बचाना है, हो सकता है हम 5x प्लस माइनस 4x लिख दिए, ये भी लिख सकते थे आप। लिख सकते नहीं, जितना 2x लिखे यहाँ और माइनस x लिखे, क्या इसके बदले आप नहीं लिख सकते 5x माइनस 4x? लिख सकते थे ना, क्योंकि यहाँ पे एक x बचाना था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इन दोनों को संबंध स्थापित करने के बाद हम निकालते तभी गुणज में आएगा, इसलिए गुणज करने के बाद निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, और यहाँ तो डबल डबल x है, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में है, तो x यहाँ लिख सकते हैं और प्लस 2। अब यहाँ -1 कुछ नहीं तो -1 है, तो x और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बराबर 0। अब देखो ये दोनों समान है ना, समान है कि नहीं है। अब हम लिख सकते हैं ना x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी जब दो ये समान है तो ये गुणज में किए थे, आप देखे थे ना कि x प्लस 2 इंटू एक्स, सॉरी x प्लस 2 कर रहे थे, गुणज में x प्लस 2 किए थे, वो लगता है अलग गलती लिख दिए, सही है, ठीक है। जैसे x प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 यदि हम गुणज कर रहे हैं, तो गुणज कर रहे हैं तो क्या होगा जी, ओहो, तो यहाँ हमने गलती कर दी है। क्या किए, इसको 2 से गुना किए थे, माइनस था तो माइनस, ठीक तो था, ठीक था ये, यानी हमने बहुपद गलती कर लिख दिया क्या जी, जो पहले लिखे थे। चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। अब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को हम गुणज करते थे, पहले इसके साथ दोनों कर रहे थे ना, तो उसी प्रकार ये जो है x प्लस एक्स के साथ x का गुणज हुआ और 2 का हुआ, उसी प्रकार -1 का गुणज हुआ x के साथ और 2 के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब गुणज करने के बाद 0 आता है तो हम लिख सकते हैं, ये यदि गुना में है इधर जाएगा तो भाग में आएगा, लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि गुना में है तो भाग में आएगा 0 बटा कुछ भी देंगे तो 0 आएगा ना। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। फिर दूसरी बार इसको हमने भेजे थे ना सर, तो अब इसको भेज देंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 1।
ये x का हमारा मान निकल गया, मान निकला। अर्थात हमने गुणनखंड से क्या निकाल दिए, x का मान, और इनसे हमने क्या निकाले थे उस वक्त, द्विघात बहुपद निकाल दिए। और यही मैथ का नियम है, जिस प्रकार आप जोड़ करके आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार घटा करके ये भी देखना पड़ता है कि सही है कि नहीं है। जिस प्रकार गुना करके आप सामूहिक रूप से गणना कर लेते हैं और उसी प्रकार भाग देकर देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, मैथ का ही रीजन है। जैसे भाग देकर हम एक अंक लिखते हैं और उसको फिर p बटा q के रूप में देख लेते हैं कि हाँ ये सही भाग दिया हुआ कि नहीं है। अर्थात मैथ में एक ऐसी चीज है, या ये बोलो एक दूसरे के पूरक, कि जो हल आप कर रहे हैं उस हल को आप जान सकते हैं ये गलत है या सही है। ठीक है, तो हमने क्या किए, बहुपद लिखने के बाद हमने क्या निकाल दिए, x का मान, x का मान निकाल दिए, और हमने x के मान से ही बहुपद भी ज्ञात कर लिए थे ना, यही मैथ है। ठीक है, अब देखिए आप जो आप पढ़े होंगे अलग में, मान निकालने के आधार पे, मान निकालने के आधार पे क्या एक और चीज था, जैसे ये जो निकला x का मान और ये x का मान 1 और -2, इसको अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। अल्फा बीटा क्या है, ये चिन्ह होता है अल्फा का और ये चिन्ह होता है बीटा का। ठीक, ये चिन्ह किसका होता है, बीटा का। अल्फा बीटा इस x में किसका मान होता है, x का वैल्यू होता है। x का वैल्यू अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, जो मान आएगा उसको क्या कहेंगे हम, अल्फा एवं बीटा। अब ये इसका एक और सूत्र है, क्या सूत्र है बाबू, देखते हैं आगे। देखिए x का वैल्यू था एक, अल्फा बराबर क्या था, -2, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर क्या था, 1, एक ही था जी। अब अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 1 है। इसको अब देखते हैं, एक सूत्र आता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, मान लो ये -2 था और 1 था, जिसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 और 1 कितना बचेगा, 1 होगा ना माइनस में। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस में। और यदि उसी को कह दें अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये अल्फा और अल्फा बीटा का संबंध है, प्लस में एक बार माइनस में। अब द्विघात बहुपद का एक सूत्र आपको याद रखना होगा, या याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा तो भूलिएगा भी नहीं। द्विघात बहुपद, बहुपद हमने क्या किए, x के वैल्यू को क्या कर दिए, एक बार जोड़ किए एक और एक बार गुना किए, और इनके आधार पे एक सूत्र बहुपद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर आता है सूत्र, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद क्या है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बहुपद डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसके आधार पे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के आधार पे। तो इसको हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, अभी निकाले थे ना जी, अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है, ब्रैकेट बंद कर दिए, एक्स लिख दिए, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -2, वो भी ब्रैकेट बंद कर दिए। डबल चिन्ह एक साथ नहीं आना चाहिए, डबल चिन्ह एक साथ नहीं आना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट हमने बंद किया। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, अब ये माइनस और माइनस गुणज में है तो क्या होगा, प्लस में होगा ना, माइनस माइनस प्लस, और x आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक x है तो x ही देंगे ना सिर्फ, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा ना, -2 बराबर 0। अर्थात ये बहुपद है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद ही था ना, जिसको हमने निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हमारा क्या हो गया, बहुपद। अर्थात जिस बहुपद को हमने हल करके x का मान निकाले थे और उसी को जोड़ और घट गुना करके हमने क्या निकाल दिया, फिर से बहुपद। ठीक है, अब डायरेक्ट इनसे भी निकाल सकते, जो यहाँ नियम हमने लगाए थे गुणनखंड के विधि से, क्या हम डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं। और कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर है,
प्लस एक्स है माइनस 2 है बराबर 0। तो एक बात याद रखिएगा, बहुपद जब बनाते हैं ना, उसमें नाम किस तरह से रखा जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 है, यानी कहने का मतलब द्विघात में 3 अंक आना आवश्यक होता है, एक पावर का, एक रैखिक का और एक अचर। तो इसमें कहते हैं ए बी सी, और उसी प्रकार एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक ही दे देते हैं बराबर 0, इसको कहते हैं ए बी सी डी, अर्थात इसका नाम है। नाम क्या, तो एक पावर वाले को क्या बोलेंगे, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं सभी में। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उसका आधार पर नाम पड़ता है ए बी सी डी। तो उसी प्रकार यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ हम इसको मानते हैं ए, इस एक्स है तो यहाँ इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, अंक में, चर में देखेंगे, अचर में देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, क्या है रे, एक है ना, क्योंकि एक का एक्स स्क्वायर है ना, और बी का वैल्यू क्या है, एक ही है ना, और सी का वैल्यू क्या है, -2 है कि नहीं है। यदि हम कह दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट आता है -b/a, क्या होता है बाबू, -b/a। अब -b/a तो यहाँ एक था तो -1 देंगे, बटा एक आएगा ना, ए का मान, तो क्या होगा, -1 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -1 आ रहा है, कितना, -1। और उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a तो -2 है ना, -2/1 रखें तो क्या होगा, -2 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा जी। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान -2। क्या ये सच में इतना ही था, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान -2। इस प्रकार ये दोनों पूरक है ना एक दूसरे का, है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया बहुपद, बहुपद का नाम किस प्रकार से पड़ता है, बहुपद क्या कैसे होना चाहिए, बहुपद कैसे हुआ, और उसके बाद उसका मान निकालकर फिर बहुपद कैसे ज्ञात किए, ठीक है, और बहुपद से फिर उसका मान कैसे ज्ञात किए, तो तरीका से हमने सीखे ना। तो इस प्रकार से हमारा बहुपद का चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कुछ सूत्र जो होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है उसको हम बता देते हैं आपको, ठीक है। रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, ये तो आपने जान गए कि जिसके आधार पर जितना घात रहेगा उसका उसका नाम पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अब x का मान को हमने क्या बोले थे, x का मान का क्या बोले थे बताइए तो, x का मान, x का मान को, x का मान को कैसे सूचित करते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, और अल्फा बीटा गामा बोलते हैं ना इसको, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इस प्रकार से x का मान के सूचित करते हैं। अब यहाँ ये है कि एक चीज हमने और नहीं बताया आपको कि x का वैल्यू कितना हो सकता है, तो वो बता देते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक अर्थात एक घात वाले बहुपद के x का वैल्यू 1 होगा, हल कितना होगा, हल 1 होगा, ठीक है। और द्विघात बहुपद का हल कितना होगा जी, अब इसके आधार पे आप समझ सकते हो द्विघात के हल कितने होंगे, हल 2 होगा। हल का मतलब होता है x का वैल्यू कितना, 2 होगा, और इसका रैखिक में कितना होगा, x का वैल्यू 1 होगा। और उसी प्रकार त्रिघात में, त्रिघात में कितना होगा जी, हल यानी x का वैल्यू कितना, 3 आएगा, यानी x का वैल्यू रैखिक में 1 आएगा, एक ही आएगा, एक आएगा नहीं, एक ही आएगा का मतलब होता है कि x का वैल्यू कुछ भी होगा, एक ही होगा, उनके अलग नहीं होगा। जैसे द्विघात बहुपद में आप दो देख रहे थे ना, दो नहीं देख रहे थे, -1 देख रहे थे, -2 देख रहे थे ना, उसी प्रकार
त्रिघात बहुपद का 3 वैल्यू हो सकता है, चाहे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू कितना, वैल्यू की संख्या 3, वैल्यू की संख्या 3 आएगा। और द्विघात में वैल्यू की संख्या 2, और रैखिक में वैल्यू की संख्या 1। ठीक है, और उसके बाद अभी हमने एक सूत्र लिखे थे, क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट अति से बहुपद से माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बहुपद से सी बटा ए। डायरेक्ट हल कर सकते हैं ना हम इसके आधार पे। और जब ये निकल जाता है तो हमको बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है जी, बहुपद डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए हमें लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखे थे ना। ये तो द्विघात का था, ठीक है, ये द्विघात का। उसी प्रकार आता है त्रिघात का। त्रिघात का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। इसमें 4 होगा क्योंकि डी भी होगा ना, हाँ। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, अच्छा बी वाई नहीं लिखे हैं, और सी बटा ए। और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। क्या होता है, माइनस डी बटा ए। बहुपद में यदि आप इतना रखते हैं और उसके बाद घात के आधार पे, तो बहुपद का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हल करने आप सीख गए ना किस प्रकार से हमने बहुपद को हल किए, और उसी बहुपद को हल करने के बाद ही हमने बहुपद को ज्ञात कर लिए। यही नियम था बहुपद का। तो बहुपद आपका खत्म होता है, आगे मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। जय हिंद।